अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। दिन का आगाज़ करें उम्मीद के साथ, खुशियों के साथ और मुस्कुराहटों के साथ। आई नो कि कई लोगों की ज़िंदगियों में स्ट्रक्चर नहीं है। कहाँ एक महीने पहले यही शो आप ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर देखते थे या फिर तैयारी में मशगूल होते थे, नाश्ता कर रहे होते थे और जल्दी होती थी। जल्दी किस बात की कि ट्रैफिक को अवॉइड करना है, दफ्तर वक्त पे पहुँचना है। आज वो सारे चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन नया चैलेंज ये है कि अपने आप को फ़ाल कैसे रखें, अपनी ज़िंदगी में रूटीन और स्ट्रक्चर कैसे लेके आएं। थ्रू आउट द वीकेंड जितने भी मेरे सोशल मीडिया सेशंस थे, मैंने लाइव आपके साथ फेसबुक पे कनेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया और हमने इन्हीं मौज़ूआत पे बात की। ख़ास तौर पे ये भी जो लास्ट नाइट मेरा सेशन था, वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर। अपने आप का ख्याल रखने के हमारे पास जितने तरीके थे, मिसाल के तौर पर कि जी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, अच्छा फील करेंगे, या फिर जिम चले जाएँ, अपनी बॉडी का, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, या फिर ख़वातीन जैसे सोचती थी कि चलो सैलून चलते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, विल फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। हमारे वो तमाम चीज़ें हमसे छिन गई हैं और हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कौन से एक्सक्यूज़ेस के पीछे हम छुप रहे थे। हम समझ रहे थे कि ये हमारी सेल्फ केयर है, मगर दरअसल वो हमारी लो सेल्फ इस्टीम थी जिसको हम ढांपते थे इन मटीरियल चीज़ों से। तो आज ज़्यादा अहम ये है कि हम ये भी देखें कि हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आज के ज़माने में जब आप घरों में महसूर हो गए हैं, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जब हम बाहर निकलेंगे तो क्या ये दुनिया वैसी ही होगी जैसे हम इसको छोड़कर गए थे। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना जहां हमारे लिए एक हेल्थ हैजर्ड है, उसी तरह दीमक की तरह ओवरनाइट ये चाट गया है हमारी मईशत यानी ग्लोबल इकोनॉमी को। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट्स मंदी आई है, ये अनप्रेसिडेंटेड था, जिस पर मार्केटिंग की या फिर बिजनेस की ज़बान में कहा जाता है ब्लैक स्वान। एक ऐसा इवेंट जिसका कोई तखमीना नहीं लगा सकता था, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को धर्म भरम कर दिया है। कल एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो हमारे सामने आई कि जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी आने वाले भूचाल से, इसी आने वाली मईशत के दबाव से घबरा कर उसके बारे में परेशान होकर खुदकुशी कर ली। कहा यह जा रहा है जो अभी तक की सूरत हाल सामने आई है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ से वो काफ़ी परेशान थे कि पूरे यूरोप की जो सूरत हाल है, सैकड़ों की तादाद में लाशें वो उठा रहे हैं, लोग जा बहक हो रहे हैं स्पेन में, इटली में, और सबसे बढ़कर ये कि मईशत पे जो धचका इसका लगने वाला है, जो बेरोज़गारी आने वाली है, उसके लिए वो हिज नर्व्स वर जस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। सवाल ये पैदा होता है कि जब लीडरशिप पोजीशन में लोग जिनके पास हम समझते हैं कि अनफिल्टरेशन आ रही है, जब इतना घबरा रहे हैं, तो क्या वाकई आने वाला वक्त इतना भयानक है? एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर पाकिस्तान? इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील हैव इकराम सहगल साहब विद अस और उनसे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जिसमें जिन इंडस्ट्रीज़ का कहा गया है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को रेड मार्क किया गया है कि ये सबसे बुरी तरह मुतासिर होंगी, कुछ दरमियाने लेवल का इम्पैक्ट लेंगी और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी होंगी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात मैं बताऊँगी कि 6 चीज़ें जो पूरे यूरोप में देखी जा रही हैं कि इस मुश्किल के वक्त में भी जिनकी मांग बढ़ गई है, जिनकी रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, क्या आप उनको गेस कर सकते हैं? ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले बात करेंगे मईशत की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। IMF ने अपनी फॉर्मल अनाउंसमेंट में कहा है कि वी आर ऑफिशियली इन अ ग्लोबल रिसेशन, यानी वो जो तमाम चीज़ें सोची जा रही थी, वैसे भी सिक्लिकली कहा जा रहा था कि 10 साल के बाद यानी 2009 के बाद अब 2020 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया एक ओवरऑल स्लो डाउन में, रिसेशन में जाएगी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था द काइंड ऑफ इम्पैक्ट कोरोना कैन हैव ऑन इट। तो उन्होंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। Reassessed the prospects for growth for 2020 and 2021. It is now clear that we have entered a recession as bad or worse than in 2009. We do project recovery in 2021. In fact, there may be a sizable rebound, but only if we succeed with containing the virus everywhere and prevent liquidity problems from becoming a solvency issue.
a key concern about a long-lasting impact of the sudden stop of the world economy is the risk of a wave of bankruptcies and layoffs that not only can undermine the recovery, but can erode the fabric of our societies. To avoid this happening, many countries have taken far-reaching measures to address the health crisis and to cushion its impact on the economy, both on the monetary and on the fiscal side. The G20 yesterday reported fiscal measures totaling some $5 trillion, or over 6% of global GDP. It is very important for those ahead in taking action to share their experience with those still behind. To support this, last night the IMF launched a policy actions tracker for 186 countries to help us all see who is doing what. We will be updating this information regularly. We'll provide country-specific analysis in line with our surveillance mandate. And I invite you to visit our website, imf.org, where you will find the policy tracker. जी, आप सुन रहे थे आईएमएफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट। इन्होंने कहा हम बाकायदा पूरी दुनिया अभी मंदी में है, वर्ल्ड रिसेशन में है। 2021 तक हमारा इससे निकलने का अभी तक कोई एस्टिमेशन नज़र नहीं आ रही है। पूरी दुनिया के वो ममालिक जो इससे वर्स्ट हिट हैं वो अपने अपने मुल्कों में क्या कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्ट्रैटेजीज़ आईएमएफ अपनी वेबसाइट पर अब रहेगा। पूरी दुनिया का एक ट्रैकर लगाएगा कि किस तरह इस मसले को हल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अपील की फॉर्मली कि जो ममालिक इस मसले से पहले जूझ रहे थे, मिसाल के तौर पे इटली है, चाइना है, स्पेन है, इवन अमेरिका, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा नंबर्स कोरोना पॉजिटिव्स के हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं और जो ममालिक अब उस फेज़ में जा रहे हैं वो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक मौजूद है, व्हाट कैन वी लर्न, और फिर ख़ास तौर पे हम उसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी सीनियर पर्सन व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट द एनालिसिस ऑफ डिफेंस बट आल्सो बिजनेस एंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जनाब इकराम सहगल साहब। इकराम साहब, थिंग्स आर लुकिंग ग्रिम, हाउ आर यू रीडिंग? आप किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को? देखिए, फॉर आईएमएफ कि वो अपनी जो पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स है जी उसको रिवर्स करें, इन मेनी केस चेंज डायरेक्शन इज बाय इटसेल्फ अ मेजर सिंबॉलिक एक्ट। सही, वो दिखाता है कि हम कितने बड़े बुरान में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं एक टेक अवे करता हूँ, आप नोटिस करें कि 91 कंट्रीज जो को भी ट्रैक कर रहे हैं, द पेंडेमिक इज, एक तो जनरल पेंडेमिक है जी, बट द रिएक्शन इज कंट्री स्पेसिफिक। वो हर कंट्री की रिएक्शन जो है वो उसकी मईशत के मुताबिक होगा। आप एक तोते की तरह नहीं बोल सकते लॉकडाउन जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं। देखिए, उनकी जो बात अभी कर रही है कि 2008-2009 की जो रिसेशन है उससे फार वर्स ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इनटू। ऑलरेडी वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि रिसेशन आएगा 2020 में, अब उसको फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। उसके साथ कोरोना वायरस के साथ भी आप देखें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी एलाइड चीज़ें हैं जो आप हर मुल्क को अपने मुताबिक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग हमारे जो हैं वो थ्योरेटिकल जीनियसेस हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो हाइट बाउंड प्रिंसिपल्स और रूल्स है उसके मुताबिक जाए। हमारे पास, हमें खुशकिस्मती है कि हमारे पास ये हमें टाइम मिल गया है, हमारे इतनी स्प्रेड नहीं हुई है जितनी हम अंदाज़ा करते थे, तो नेचुरली हमारे पास रिएक्शन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन आप देखिए डोमिनो इफेक्ट कैसे आया। मैं अगर अमेरिका की हम स्ट्रैटेजी की बात करें, उन्होंने ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की बात करना शुरू कर दी है, और जो लोग उसमें साइन अप कर रहे हैं, आई मीन जिसको कहते हैं ना रातों रात काया पलट जाना। इकराम साहब, एक बंदी है वो अपना फिटनेस स्टूडियो चला रही है, 2 वीक्स लेटर शी इज़ फाइलिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। चले वहाँ तो ये मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं, हमारा जैसा मुल्क क्या करे? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे डेली लेबरर्स, हमारे दिहाड़ीदार इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं, उन तक हम इस पैसों की या इमदाद की तरसील भी कैसे करें? देखिए, इसीलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप बैलेंस करें लाइफ अगेंस्ट लाइवलीहुड। यस, ठीक है, यू हैव टू टेक सम रिस्क। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, हम बहुत खुशकिस्मत है आज, मैं ओपनली पब्लिकली कहता हूँ खुशकिस्मत है कि हमारे पास मंझा हुआ आदमी जैसे डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख
आप देखिए इकोनॉमिक रिएक्शन जो हमारी है वो पॉजिटिव है। उन्हें हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इंटरेस्ट रेट्स का। मैं बोलता हूँ कि आप इंटरेस्ट रेट्स कम करें, ठीक है। देखिए, बट मैं उनकी भी समझता हूँ, स्टेट बैंक की मजबूरियाँ समझता हूँ कि भाई उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उन्हें और भी चीज़ें बास्केट को देखना है। लेकिन आपको जो आपने मेजर चीज़ आपने करना है, आप देखिए लॉकडाउन, आप बोलते हैं लॉकडाउन हो सकता है कंप्लीट। आप यही देख लीजिए इकराम साहब के एसेंशियल सर्विसेज की हमारे पास डेफिनेशन ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के, जो हमें फौरी तौर पर नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स तो इन द फील्ड है ही, इसके अलावा इंजीनियर्स, एसेंशियल सर्विसेज के लोग, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, हम मीडिया, हम तमाम ही लोग अपने अपने कामों पे मौजूद हैं। गुड्स ट्रक ड्राइवर्स जी, ठीक है जी। अच्छा, एंड देखिए अगर आप कुछ लोग जो एसेंशियल सर्विस में आते हैं वो किस तरह पहुंचेंगे घरों, घर से ऑफिस या जिधर भी उनकी प्लेस ऑफ ड्यूटी किस तरह पहुंचेंगे? तो आपके रिक्शा वाले भी तो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन को जो आपको बोलते हैं ना, ग्रेडेड लॉकडाउन करना पड़ेगा और आपको सोच समझ के करना पड़ेगा ना। हमारे जो आर्म चेयर साइंटिस्ट हैं और बोलते हैं डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिस्ट रोल्ड इनटू वन जी, उनको समझ ही नहीं है कि देखिए अभी उसने बात की क्या की IMF के मैंडेट, उन्हें बात की वेज सपोर्ट की, उसने बात की डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की। नो, वेज सपोर्ट किसको आता है? वेज सपोर्ट आता है बिजनेसेस को आता है। जिसने अभी आपने बात की कि उन्होंने 2 ट्रिलियन का बजट किया, वो 2 ट्रिलियन का बजट किधर जाएगा? वो 2 हिस्से में जाएगा, एक बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा और दूसरा डायरेक्ट इनकम लोगों को चेक देगा। नो, हमारे पास वो लिबर्टी और मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है जी। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हाइड बाउंड रूल्स, मैं आपको छोटा सा एक बात बताता हूँ। अभी आप कैश की बात कर लें, आपका चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, जिस तरह ज़्यादातर आप, क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग जो होते हैं वो 85% अनबैंक्ड होते हैं, वो कैश इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते हैं कि मोबाइल वॉलेट के ऊपर कैश की ट्रांजैक्शन कम हो जाए, वो बैंक उसको जाना नहीं पड़े, उसको जाके कैश ड्रॉ नहीं करना पड़े। रूल रेगुलेशन है जी कि जी गिलगित बल्तिस्तान में और एजेक में आप नहीं कर सकते। भाई जब अर्थक्वेक आया था 2005 में, तो आपने कितने रूल्स आपने हटा दी थी टेम्परेरी, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, और इसके अलावा आप ये भी देखें कि फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि मुल्क के कितने ही लोगों के पास, खास तौर पे जिस तबके को आप रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि हम कई चीज़ों में उलझ जाते हैं। इकराम साहब, लेट मी डिवाइड दिस फर्दर। अगर हम सबसे पहले जस्ट इंटरप्ट वन थिंग जी, the switch that is developed for the Asan mobile accounts, the World Bank Financial Inclusion Scheme, which is lying with the State Bank, the State Bank is sitting on it and PTA is sitting on it, that covers non-feature telephones. It doesn't need a smartphone. Okay. So anybody. So any phone, the small, non-smartphone, जिसको हम कहना चाहिए, सिंपल वाला जो है, उस पर भी ये इस्तेमाल आप आज अपने टेलीफोन पर आप अपने टेलीफोन उठाएं, आप स्टार डायल करें, 2262 डायल करें, हैश डायल करें, straight away you'll get onto the domain, no feature phone. अच्छा, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है जैसे बार बार कहा जा रहा है ना, दिस इज द टाइम टू इनोवेट, टू इवॉल्व। यानी आपके जो डिजिटल स्ट्रक्चर्स आप पहले के वक्त है, अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। टाइम इज नाउ टू मूव ऑन टू इट। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ऑनलाइन भी गुफ्तगू हो रही है और ऑफलाइन, इकराम साहब आप और मैं भी बात कर रहे थे, बिल्कुल निचली सतह से शुरू करते हैं, तंदूर। इस वक्त जो डेली वेजर है, मैं BBC उर्दू पर रिपोर्ट देख रही थी, बेचारा जो शादियों में, मज़ारों में ढोल बजाने वाली एक ढोल पार्टी जो होती थी, दे हैव नो वर्क एंड दे विल फाइंड नो वर्क। सो एटलीस्ट अगर हम तंदूर को खोल देते हैं, जो एक आम आदमी की सबसे बेसिक ज़रूरत है, या फिर कम कीमत में वहाँ से रोटी मिले, मुफ्त रोटी मिले, और एटलीस्ट देयर इज समथिंग टू डू फॉर पीपल, डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प? आई वुड मेक द तंदूर द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। एवरी कम्युनिटी तंदूर है, तंदूर में 2 काम करें। एक तो आप वहाँ पर रोटी दें, जो रोटी चाहिए, जिसको ज़रूरत है रोटी की, ठीक है, कम्युनिटी को पता होता है कि इसको रोटी चाहिए, इसके पास है। दूसरा, वहाँ पर और भी आप जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, वहीं पर आप उसको बना दें, वहीं पर आप लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ लोग रखते हैं, हेल्थ वर्कर रखते हैं, ठीक है, बट तंदूर को आप ओपन रखें। तंदूर को आप ओपन रखेंगे तो आपकी एक तो कम्युनिटी हाइविंग सिंबॉलिकली दुनिया को पता चलेगा कि ये मुल्क जो है, ये खाने पीने विल मेक श्योर दैट फूड गेट्स टू एवरी हाउस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली प्रैक्टिकल थिंग, बट इज ऑल्सो थिंग ऑफ परसेप्शन। देखिए, आपने जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त, अगर सैलानी वेलफेयर के ऑफिसेज हैं, ईदी वालों के ऑफिसेज हैं, वहाँ एक लंबी लंबी कतार लोगों की
लगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, बल्कि एक अगर हम आपको दिखा भी सकें, देयर इज अ ग्राफ ऑफ द इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री कितना इम्पैक्ट लेगी मौजूदा सूरत हाल में। सबसे पहले जो आप लाल रंग में जो इंडस्ट्रीज देख सकते हैं उसमें बात ये हो रही है कि सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट होंगी। अगर ये स्क्रीन पे दिखा सकें, इसमें जी टेक्सटाइल और अपैरल की बात की जा रही है, ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमेटिव सप्लायर्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और इवन गेमिंग का इसमें इशारा दिया जा रहा है। जो इससे कदरे कम, यानी अगर मॉडरेट एक्सपोजर की बात की जाए, जिनको जरा कम फर्क पड़ेगा, उसमें है जी बेवरेजेस, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, हम बेचारे भी इसमें आते हैं, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, प्रोटीन एंड एग्रीकल्चर, सर्विसेज कंपनी, स्टील प्रोड्यूसर्स, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर। इसलिए कहा जाता है ये कम से कम मॉडरेटली इससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट लेंगी, लेकिन इनको बजाते खुद कम फर्क पड़ेगा। अब ज़रा जी आ जाते हैं उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जिनको सबसे कम, अंदाजे के मुताबिक सबसे कम सहना पड़ेगा। इसमें है जी कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स, कारोबारी काम उसी तरह जारी रहेगा। अभी भी आप कराची जैसे शहर में देख सकते हैं, जो अगर हाई राइज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ लेबरर्स अभी भी काम कर रहे हैं। डिफेंस विल नॉट बी अफेक्टेड। इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेंटल, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड फूड रिटेल, टेलीकॉम्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये वो काम है जो हमारी जिंदगियों को चलाने के लिए चलते रहने पड़ेंगे। इकराम साहब, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, अपैरल्स एंड टेक, इट इज द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ इंडस्ट्रीज एज डाउटेड बाय दिस रिसर्च। क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें रिस्क लेना चाहिए। देखिए, आप दूसरी चीज भी भूल रही है, इट हैज अ चेन। वेयर विल योर कॉटन गो? Your cotton producer, जी, he has got cotton bales, जी, it has to come, आना है उसने इंडस्ट्री में, उसे प्रोड्यूस करना है। अभी दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डाउन जाएगी, आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर टू रीजन, नॉट ओनली फॉर लाइवलीहुड, फॉर इकोनॉमी, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर रिस्क लेके आपको खोलना पड़ेगा, आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। एक हाइपोथेसिस आपको बताऊं, जैसे हम पहले कहते थे कि हम वैल्यू एडिशन नहीं करते थे, कॉटन बेल्स ऑलरेडी बांग्लादेश जैसे ममालिक में चली जाती थी जो एक बेल कॉटन की खुद नहीं उगाता, मगर वर्ल्ड लीडर है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर कॉटन वहां जाएगी नहीं तो वैल्यू एडिशन मुल्क में करनी पड़ेगी। विल दैट मीन ओवरहॉलिंग द इंडस्ट्री? दैट मीन्स ओवरहॉलिंग द इंडस्ट्री हो भी सकता है। हमारे पास कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, और मैं समझता हूँ हमारे एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट इतनी है पाकिस्तानियों को कि ये बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक दैट इज द होपफुल, द पॉजिटिव मैसेज आई लाइक टू एंड दिस सेगमेंट ऑन। इकराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यू हैव पॉइंटेड आउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, लेकिन सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे जो चीज़ हमें इन मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का हौसला देती है वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। ज़बरदस्त किस्म की मीम्स आ रही हैं और लोग जोक भी कर रहे हैं, लेकिन देखें जी, हंसमुख रहना चाहिए और हंसते रहें, लेकिन चीज़ों को जो आपकी ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं उनको बालाए ताक ना रखें। उसके बारे में कोई मजाक नहीं है, उसको अपनाते हुए घर में रह के हमें एंटरटेन भी करें और बातें भी करें, उससे हमें कोई मुजायका नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताया गया है, 2-3 लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे भेजी। एक मैं कल आपसे शेयर करूंगी, डॉक्टर उसामा के लिए स्पेशली कुछ अशार लिखे हमारे एक व्यूअर ने, शहरी ने, और वो हमें सेंड किए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैं थोड़ी देर बाद चला दूंगी। अगर आप भी कोई चीज़ हमें भेजना चाहें कि आप घर में क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ हैं, या अगर कोई इजहार ख्याल करना चाहते हैं, ज़रूर अपनी वीडियो बनाएं या पिक्चर खींचें और हमें ज़रूर भेजें। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आपकी हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद है सईद गनी साहब, सूबाई वज़ीर तालीम है, और जिस तरह के आप जानते हैं पेश थी सिंध की पूरी काबीना कोरोना से बचाव और उसकी रोकथाम के अवामिल में, और इसी सूरत हाल में हमने देखा कि सईद गनी साहब का जब टेस्ट किया गया तो ही इज़ कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त वो सेल्फ आइसोलेशन में घर में मौजूद हैं, वक्त निकाला उन्होंने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सईद साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है अब? बहुत बहुत शुक्रिया सदर, अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मुझे कोई सिम्टम्स टेस्ट करवाने से पहले भी नहीं थे जी, और आज तक भी नहीं है। पहला टेस्ट मैंने गालिबन 21 मार्च को करवाया था जी, और आज 30 मार्च है
तो इस दौरान में कोई सिम्टम्स मुझे नहीं आए और अब मैं जा रहा हूँ कि मुझे दोबारा मेरा टेस्ट होगा। पहले एक करेंगे, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं वो अल्लाह करेंगे नेगेटिव आ जाए तो फिर दूसरा करते हैं। तो अगले एक आध दिन में अल्लाह ने चाहा कि टेस्ट नेगेटिव आ गए तो मैं दोबारा अपना काम बाकायदा शुरू कर दूंगा जिस तरह मैं पहले कर रहा था। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने टेस्टिंग दोबारा कराई है इसमें वो नताइज आएँ जिसकी आपको उम्मीद है। मैं और मेरी पूरी टीम दुआगो हैं कि आप जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। थोड़ा सा सिंध के हालात पे भी, क्योंकि आप काबीना से इन टच हैं, मुझे बताइएगा कि लॉकडाउन के क्या असरात, वो जो हमारी एक स्ट्रैटेजी है बेंड द कर्व की, कि यानी आप कोशिश कीजिए कि उसको फ्लैटन कर दें और कम से कम नंबर्स रिपोर्ट हो, उसमें क्या अब पेशरफ्त हुई है? इस वक्त आपके पास क्या नंबर्स और क्या नताइज आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का। अभी तक सिंध में सूरत हाल ज़ाहिर है कोई इतनी इत्मीनान बख्श तो मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है और हम ये समझते हैं कि जितने हमने टेस्ट किए हैं हमें उससे ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है। हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि कितने पेशेंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं जी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से चूंकि लोगों का मेल मिलाप कम हुआ है, आपस में राब्ते कटे हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से यकीनन इस वायरस का जो फैलाव है, जो उसका स्प्रेड है, वो यकीनन टूटेगा, वो रुकेगा, कम हो जाएगा और उसकी वजह से चीज़ों को मैनेज करना या किसी भी हुकूमत की तरफ से चीज़ों को हैंडल करना वो आसान हो जाता है। सही। तो लॉकडाउन की वजह से फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन इसके असरात जो बेहतर तौर पर जिसको हम कैलकुलेट कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे, वो मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन बाद होगा। लेकिन अगर हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करने में कामयाब हो जाते हैं, लोग जो है 100% घरों में बैठ जाते हैं, गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकलते हैं, हो जाएंगे और इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह के बर वक्त फैसला लेना, बेशक वो कितना ही सख्त क्यों ना हो, हमारे लिए बेहतर है। हम देख सकते हैं कि स्पेन, इटली और अब US, अमेरिका के बारे में कभी नहीं सोचा था कि वो दुनिया का एपिसेंटर बन जाएगा। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी भी कहा है कि न्यूयॉर्क को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, उसको बाकी जगह से नहीं काटा जाएगा। इसके लिए लोग कह रहे हैं कि शायद न्यूयॉर्क के गवर्नर का भी दबाव था, लेकिन बहरहाल जी ये तो एक अलग मौजू होगा। सईद साहब क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ भी मिली जुली सी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन फिर एक नंबर है लोगों का जो अभी भी इन अवामिल को, इन एहतियाती तदाबीर को सीरियसली नहीं ले रहे, घर में नहीं बैठ रहे। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने लॉकडाउन से पहले भी कुछ इक़दाम किए थे और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कुछ इक़दाम किए, जिसकी वजह से लोगों को जो घर से निकलना था उसको महदूद करते गए जी। और अभी कुछ रोज़ पहले हमने लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें थी हमने बंद कर दी हैं और सिवाय ज़रूरी जो मार्केट्स हैं या ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया फराम करने वाली जो जगह हैं या उनकी जो सप्लाई चेन है जी। या हॉस्पिटल्स हैं, उनको हमने सिर्फ खुला छोड़ा है। मजमूई तौर पर तो मैं समझता हूँ कि अक्सरियत तो शहरियों की घरों में बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी कोई 5-10% अफराद ऐसे ज़रूर होंगे जो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलते हैं और उनको नहीं निकलना चाहिए। अब उनके बाहर निकलने से प्रॉब्लम ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर उनमें से किसी को ये वायरस है तो वो किसी और को ट्रांसमिट करने का सबब बन सकते हैं, और अगर वो महफूज हैं और वो अभी तक इस बीमारी में मुब्तला नहीं हुए हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि उनको ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है और उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली में सख्त डिसीजंस मेरे ख्याल में हर सूबाई हुकूमत है। और जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसका इंदिया दिया कि सूबाई हुकूमतों को अपनी ग्राउंड रियलिटीज़, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादा बेहतर तौर पर मालूम है, तो वो उसी मशीनरी को समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कारामद, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। आप लोगों की इस वक्त विफाक के साथ कैसी कोऑर्डिनेशन है? वफाक की जानिब से सच्ची बात है, हमें कोई शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि हमने जो फैसले कुछ बहुत पहले हम कर लेते, अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता तमाम सूबाई हुकूमतों में या वफाकी हुकूमत के साथ, उसमें ताख़ीर हुई हम कुछ ना कुछ फैसले करते गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सिंध की सूबाई हुकूमत तन-तना नहीं कर सकती थी। सही। अगर वो फैसले पहले हम करते तो शायद नताइज हम और ज़्यादा बेहतर हासिल कर सकते थे, लेकिन मजमूई तौर पर हमें शिकायत कोई नहीं है वफाक से। एक अच्छी कोऑर्डिनेशन इस हवाले से है और मुझे उम्मीद है कि इस कोऑर्डिनेशन में मज़ीद बेहतरी आएगी और जो
सूबों के इश्यूज हैं, सूबों के वसाइल की जो किल्लत है, उसमें वफाकी हुकूमत सूबों की मदद करेगी। और इतनी बड़ी जंग में कोई भी सूबा अपने तौर पर ये जंग नहीं लड़ सकता। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं और इसमें वफाकी हुकूमत की हमें मदद की ज़रूरत है। और अभी तक जो जिस किस्म के रवैये का इज़हार किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें हमें कोई शिकायत नहीं, हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और मुझे उम्मीद आगे चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमें एक साथ यूनिजन के साथ आज का मैसेज यही है, IMF की भी आपने जो रिपोर्ट जो उनकी अनाउंसमेंट में सुने देखा कि हमें एज ह्यूमैनिटी आलम इंसानियत को साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का, इसके आने वाले जो नताइज हैं उसका सामना करना पड़ेगा। जो ममालिक पहले जूझ रहे हैं वो अपनी कामयाब स्ट्रैटेजीज दुनिया से शेयर करें और चाहे लोएस्ट लेवल पे यानी विफाक का, सूबाई हुकूमतों का उससे भी निचले लेवल पे आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा आपको बताएंगे कि अगर ये हमारा न्यू नॉर्म है, इसी तरह हमने घरों में महसूर रहना है और इसका हमें कोई मुद्दत, इसका हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब तक ये रियलिटी रहेगी, तो स्कूल्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग किस तरह हमें मददगार साबित हो सकती है इस वक्त में, उस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पूरी दुनिया में जैसे कि स्टूडेंट्स इस वक्त घरों में मौजूद हैं तो उनकी स्कूल और कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन की जा रही हैं, जो अक्सर लोग पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको बताएं कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने लिया इनिशिएटिव जिसका नाम है बीकन हाउस लर्निंग अनइंटरप्टेड। आज सुबह हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद खान, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कूल सिस्टम यानी बीकन हाउस के। अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। सबसे पहले मुझे बताइएगा बीकन हाउस अनइंटरप्टेड ये है क्या? व्हाट इज दिस इनिशिएटिव ऑल अबाउट? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, मुझे अपने प्रोग्राम आज पाकिस्तान में वर्चुअली बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बीकन हाउस स्कूलिंग अनइंटरप्टेड जैसा कि इसका नाम बताता है और एक पूरी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका मकसद जब ये इस दौरान जब स्कूल बंद हो गए हैं तो बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है जी। हमारी पूरी कोशिश इसको डेवलप करने में रही है कि हम बच्चों को वही एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें जो उनको स्कूल के अंदर मिलता है। तो इसके अंदर लाइव लेसन्स भी ऐसे हैं जो कंडक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज टीचर्स बनाकर इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं जिसको बच्चे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर असाइनमेंट्स भी असाइन की जा रही हैं जिसको बच्चे अपने वक्त में करके सबमिट करवा सकते हैं और बाद में उसको टीचर जमा करवाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो हम उन बच्चों को एक्सपीरियंस एजुकेशन का एक क्लासरूम में दे रहे थे उसको हम इस बीकन हाउस स्कूलिंग अनइंटरप्टेड के थ्रू प्रोवाइड कर सकें। अनफॉर्चुनेटली क्लासेस जो ऑफ हुई हैं, सीखने का अमल फिर भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अली, जो हमारी अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कभी लोड शेडिंग होती है, कभी वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं है यानी इंटरनेट नहीं चल रहा, ऐसी सूरत हाल में ये अनइंटरप्टेड सिस्टम कैसे काम करेगा? मुख्तलिफ हैं लेकिन इसमें हमारे पास हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। हम लाइव लेसन जो कंडक्ट करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके टीचर्स उसको पोर्टल में अपलोड कर देते हैं और बच्चे अगर फर्ज करें बिजली का मसला हो या वाईफाई का हो या उनके घर में एक डिवाइस हो तो वो अपने वक्त पर उस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे लेक्चर को सुन सकते हैं। इसके अलावा वो अपने सवालात जो हैं बच्चे टाइप करके सबमिट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज के थ्रू टीचर्स को भेज सकते हैं और इस तरह टीचर्स उनकी मदद करते हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स का और टीचर्स का क्या रिस्पांस था? इसके लिए टीचर्स की तो स्पेशल ट्रेनिंग हुई, स्टूडेंट्स को कैसा लगा जब आप लोगों ने उनको टेस्ट किया, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, उनकी लर्निंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और अगर उनके सवालात होते हैं तो वो किस तरह उसको उठाते हैं? डज दैट हैपन रियल टाइम या उनको लिख के ही भेजने पड़ते हैं? टीचर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है, पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस जो है वो स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स आर इंगेजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। हमें आम क्लासरूम के अंदर 60-65% अटेंडेंस रियल टाइम में आ रही है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की इंगेजमेंट है वो तकरीबन 100% के करीब है, जिसका मतलब है कि जो बच्चे उस दिन या उस मौके पर क्लास नहीं अटेंड कर सके वो बाद में वो सारी एक्टिविटीज करके उनके सबमिट करवा रहे हैं। अभी तक कोई खास क्विज और इस तरह की चीजें नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप की जाएंगी। टीचर्स जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इस पे अवेलेबल हैं और जब बच्चे चाहे
सवाल पूछ सकते हैं, वो रिकॉर्ड करके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, वीडियो बना के डाल सकते हैं या अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। जिस तरह के आम क्लासरूम के अंदर जहां 20-25 बच्चे हों, एक बच्चे पे तवज्जो देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा करना बहुत अगर कोई बच्चा कोई एक टॉपिक समझ नहीं पाता तो वो टीचर को उसके बारे में सवाल करता है और टीचर उसको और रिसोर्सेज, वीडियोस और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जो वो उसको देखकर और एक्स्ट्रा काम भी असाइन कर सकते हैं जिसको वो कर प्रैक्टिस अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। So Ali, beyond this present crisis as well, कोरोना की वजह से छुट्टियां हुई हैं, लोग घरों में मैसूर हैं, इसके बियॉन्ड भी यानी जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे तब भी कीपिंग इन लाइन विद द विजन ऑफ स्कूल ऑफ टुमारो, क्या बीकन हाउस स्कूल सिस्टम इस अनइंटरप्टेड लर्निंग को, ऑनलाइन लर्निंग को इस्तेमाल करता रहेगा? जी सिद्रा, जो स्कूल ऑफ टुमारो कॉन्फ्रेंसेस बीकन हाउस पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुनक्किद करवा, उनका मकसद ये है कि तालीम के शोबे में होने वाली डेवलपमेंट्स और सोसाइटी में होने वाली चेंजेस को हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, डिस्कस कर सकें और फिर उनके टेक अवेज को अपने करिकुलम में और अपनी एजुकेशन में शामिल कर सकें। अब क्या एक्सपीरियंस रहा है जिन लोगों ने वाकई सोशल डिस्टेंसिंग को, सोशल आइसोलेशन को, वर्किंग फ्रॉम होम को अपनाया है, उनके लिए अब 10-12 दिन तो हो चुके हैं, और ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा गुजर रहा है? क्या इन्फॉर्मेशन का असर आप पे हो रहा है? क्योंकि 24/7 इस वक्त हम खबरें तो सुन रहे हैं और टेलीविजन देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस बारे में बड़ी मेरे ख्याल में दो राय पाई जाती है, दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। मुकम्मल लॉकडाउन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान पॉसिबल है भी या नहीं? नहीं, ये तो बात देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये बात इस हद तक सही है। सही। अब उसमें कहाँ आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी आपको खुद ही अपने तजुर्बे से रोज़ाना की बुनियाद पे सूरत हाल को असेस करके फिर उस लॉकडाउन को ज़्यादा इंटेंस करना है, उसको थोड़ा सा लूजन करना है, तो ये आपको रोज़ाना की मॉनिटरिंग पे मैं समझता हूँ कि आपको तय करना पड़ेगा। और जो मुझे कमी सारी चीज़ों में महसूस हुई ना, वो ये है कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास तो वो इख्तियार नहीं है, वो कम्युनिटी पुलिसिंग हमारे पास नहीं है, तो जो कम्युनिटी का रोल है वो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन सख्ती जो लॉ एनफोर्समेंट वाले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी मुख्तलिफ किस्म, अच्छा लोग भी उतने, कल मैंने देखा कि पंजाब में एक, क्योंकि वहाँ पे डबल सवारी पे पाबंदी है, तो वो एक वीडियो वायरल हुई थी, लोगों ने कहा अब क्या कहें, ये हंसने का मुकाम है या रोने का मुकाम है। वो एक शख्स जिसकी बड़ी दाढ़ी है, वो मास्क लगा के खातून का लिबास पहन के पीछे बैठा हुआ था। फिर इसके अलावा हमने देखा कि एक लड़का है, वो अब बाहर घूम रहा है, तो पुलिस वालों ने शायद उसको पकड़ लिया, डांटा वाटा, और सबक सिखाने के गर्ज से मेरे ख्याल में उसका आधा सर मूंड दिया, शेव कर दिया। ये करना पड़ेगा हमें, किस तरह समझाएं लोगों को? वरना देखिए, जो भी लोग देखें, मेजॉरिटी तो मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्व कर रही है, मेजॉरिटी घरों में है, और इस तरह जो लोग निकलते हैं उनको सी ज़रूरत है, उनको अल्लाह का वास्ता देने की ज़रूरत है, उनको अपने नस्लों मोहल्ले के लोगों, सिर्फ वो अपनी जान के लिए खतरा नहीं बन रहे बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। ये अवेयरनेस तो है ही नहीं ना, हमारी बहुत सारी चीज़ों बुनियादी तालीम नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा था, इसी के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग, इसी के लिए डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर कोर होती है, एक रज़ाकार, उसका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ मुख्तलिफ मोहल्लों में 5-5 लोग कम अज़ कम होने चाहिए, वो उस मोहल्ले की जिम्मेदारी संभाले। अगर वहाँ खाने की किसी भी चीज़ की शॉर्टेज है, वो उसकी फहरिस्तें लोगों से तैयार करें, एक फासले पर रह के अपना आपस में एक राब्ते का जरिया बनाकर, और वो निकले और वो सारी चीज़ें करें। भाई अब ये तो है नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये डेवलप करना चाहिए था। मैंने अपने पहले जो स्टेटमेंट था मेरा, जो वीडियो मैंने दिया था, उसमें मैंने यही बात की थी कि हमें जो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा वो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है, वॉलंटियर नेबरहुड जो वॉलंटियर कोर होता है वो ज़रूरत है, ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वो काम करे। कई लोग जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे वो कहेंगे गली के जो मसले होते हैं कि भाई अगर हमने चौकीदार रखा है, लोग उसके लिए 100 रुपए निकाल के नहीं दे रहे होते, इतना कम्युनिटी स्पिरिट एक गली में नहीं रह गया जिसमें शायद 20 मकान होते हैं, तो हम किस तरह लेके आए? लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था कि अगर ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, क्या हम जो मोहल्ले की मसाजिद हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए? क्योंकि वहाँ पे भी तो लोग होंगे, इकट्ठा होते हैं, वहाँ से शायद कम्युनिटी के ये लीडर्स हम निकाल सकें। देखिए, कम्युनिटी के लीडर्स तो मुख्तलिफ मोहल्लों से अब भी निकाले जा सकते हैं, वहाँ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मोहल्ला कमेटियाँ होती हैं, और चले कुछ नहीं है तो यूसी चेयरमैन
और उनके साथ जो काउंसलर्स हैं, उनकी पूरी एक टीम होती है मौजूद, उनको भी इस काम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो SDM लेवल पे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उस लेवल पे उनका इंटरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ होनी चाहिए, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही। फिर मसाजिद को बिल्कुल क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन उसमें भी इज्तिमात एक ख़ास उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा इज्तिमात हैं, फिर उसमें लोग बहुत करीब हैं, फिर वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं उनके हाथ एक दूसरे को लग भी रहे हैं। यानी इस वक्त एक पब्लिक हैजर्ड हो सकता है बड़ा मजमा या गैदरिंग का जमा होना। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने 3 छोटी सी बातें करनी है। जी बिल्कुल, फरमाइए। आप अपना नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम बदर है। जी बदर साहब। ओके, फर्स्ट थिंग इज जो आपने कह दिया है कि आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि हम लोग मस्जिदों और इस वक्त कोई वहाँ पे जमा नहीं हो, और दिस इज द वन सोर्स जहाँ से पूरे मासेस को मैसेज जा सकता है। बिल्कुल। सेकंड थिंग, आप अक्सर मैं टीवी के ऊपर सुनता हूँ, आप कह रही होती हैं कि आप लोग सामने आए, शहरी इसमें हिस्सा डालें, मदद करें। ये तो कह देते हैं, मगर लाइक कॉमन पर्सन लाइक मी, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ कंट्रीब्यूट करूँ? बिल्कुल, मैं बदर साहब इसका जवाब दूंगी, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। तीसरी चीज, आखिरी चीज मैंने कहना था जी, अगर हम अपना सेंटेंस वी शुड से चेंज करके आई विल पे करते हैं, तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट थॉट। बहुत बहुत शुक्रिया बदर साहब। आपके दूसरे पॉइंट पे वापस आने के लिए, इस वक्त आपके पास फलाही कामों में रज़ाकाराना हेल्प करने के लिए बहुत मौके मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह मदद करना चाहते हैं। अगर आप अपना वक्त, अपनी एक्सपर्टीज सर्व करना चाहते हैं, तब भी पॉसिबिलिटीज हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कराची का एक एग्जाम्पल दूँ। इस वक्त जो एक्सपो सेंटर को 1100 बेड्स का आर्मी रन कोरोना केयर सेंटर बनाया जा रहा है, वहाँ पे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। एंड वहाँ पे मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को जानती हूँ, माय फ्रेंड हानी ताहा, इसके अलावा परीशे को आप हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। दे आर ऑल वॉलंटियरिंग। इसमें आपके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सप्लायर्स को, जगह को मैनेज करने के लिए भी वॉलंटियर्स चाहिए। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे मैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर करूँगी। आप साइन अप कर सकते हैं, आप कितना घंटे वहाँ रह सकते हैं, कौन सी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। दूसरी तरफ जो मुखैर हजरात हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, अगर वो पैसे के जरिए हेल्प करना चाहते हैं, तो उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। 3 हस्पताल जो सबसे फोर फ्रंट में है, ओजा, खान यूनिवर्सिटी और इंडस हस्पताल, यहाँ पे भी आप मदद के लिए, इमदाद के लिए पैसे दे सकते हैं। इसके अलावा चाहे सैलानी सेंटर हो, ईदी सेंटर हो, ये भी लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। सबसे आखिर में, अगर आप पैसे के जरिए और अपनी रिसोर्सेज के जरिए या टाइम के जरिए मदद नहीं कर सकते, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के, कराची के, सिंध के तमाम अस्पतालों में खून के एहतियात की भी अशद ज़रूरत है। तो आप फातमीद सेंटर में या फिर इंडस अस्पताल में या जिस इदारे को भी आप मुस्तनद मानते हैं, वहाँ पे जाकर खून का अतिया भी दे सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिसके ज़रिए आप मदद कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त आप घर में रहकर इन एहतियाती तदाबीर को खुद अपना कर मदद कर सकते हैं इंसानियत की और पाकिस्तानियों की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मेरा ये सॉलम बिलीफ है कि अगर आप प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, हर वक्त मसाइल के बारे में सोचते रहेंगे, तो उनका हल कभी तलाश नहीं कर सकते। और हमेशा आप देखिए कि जो लीडर होता है, जिसकी विजन दूसरों से मुख्तलिफ होती है, वो ऐसा मस्बत और सुनहरा कल देख सकता है जो शायद आपकी उम्मीद नज़र के सामने ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सोच को मस्बत रखना। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 28 दिन डिलिबरेट ग्रैटिट्यूड, यानी अपने आप को फोर्स करें शुक्रगुजारी की तरफ और अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें हैं, लेकिन आप मुझसे शेयर करें कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आज डे 4 था, तो मैंने अपने गार्डन में, अपने घर के सामने छोटे से मैंने कुछ गमले रखे हुए, वो मैं ज़्यादा क्रेडिट नहीं लूँगी, मेरी अम्मी के शौक़ है ज़्यादा, लेकिन उसमें जो फूल खिले हुए हैं, बिकॉज ये स्प्रिंग का सीज़न है, वो आपको एक मैसेज देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, यू कैन स्टिल ब्लॉसम। सो यू टेल मी, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे? आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल और शुक्रगुजार हैं? अच्छा जी, गुफ्तगू हमारी जारी है। फारूक सत्तार
सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लॉकडाउन के हवाले से एक जो बात डिस्कस की जा रही है, तंदूर खोल देने चाहिए ताकि आम आदमी के लिए एक तो रोटी की एक्सेस हो, जो तंदूर लगाने वाला भी है वो भी दिहाड़ीदार है। इनको कैसे देखते हैं? हाँ, मेरे ख्याल में अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल कर सकती है तो ये सारी चीजें मैनेजेबल है। वो जैसे हम देख रहे हैं ना कि सब्जी वाले के पास भी वो लकीरें लगाई हुई हैं, आप 3 फीट का फासला रखें और ये हर जगह कम्युनिटी वॉलंटियर कोर जो आपके रजाकार फोर्स है, इसका इतलाक, इसका इस्तेमाल हर जगह पर है। इसी तरह देखें, अभी जैसे थैलेसीमिया के बच्चों और मरीजों के लिए खून के अतियाद ना होने के बराबर थे, तो अपील की गई तो लोगों ने वो ब्लड डोनेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर्स का रुख किया, तो वो बच्चों को और मरीजों को वो थैलेसीमिया के लिए उनका जो ब्लड रिक्वायर्ड है वो मिलना शुरू हो गया। इसी तरीके से जो हमारे तजुर्बे में चीज़ें आ रही हैं, जहाँ कमी बेशी है, अगर कम्युनिटी के साथ आपका लिहाजा या आपका राब्ता बाकायदा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि आगे जो आने वाले दिन है, और ये तीसरा क्रूशल वीक है हमारे यहाँ जो कोरोना आया है, और इसमें स्प्राउटिंग इसकी ज़्यादा होनी, जो सीरोलॉजी जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हमारे पास एक वक्फा आया था जिसमें टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। और एक दफ़ा फिर आप सबको बताती चलूँ कि अभी तक जितने टेस्ट पाकिस्तान में कम अज़ कम किए गए हैं फारूक भाई, उसमें से 80% पॉजिटिव आए हैं। तो आप देखिए, एक तो हमारी लिमिटेड टेस्टिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन हम जितने टेस्ट कर रहे हैं उसमें से अगर 80% पॉजिटिव आ रहे हैं, और आज हमने जैसे आपकी सईद गनी साहब से भी मुलाकात कराई, उन्होंने कहा 2 दफ़ा टेस्ट किया गया, दोनों दफ़ा पॉजिटिव आया, लेकिन आई एम एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक, यानी मुझे कोई अलामात जाहिर नहीं हो रही। तो ये बड़ा पोशीदा मर्ज भी हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए मुहलिक और जानलेवा साबित हो सकता है, तो एहतियात हम सब ने करनी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, क्या हाल चाल है? राशिद बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह करे जल्दी हमें इस बीमारी से जान छूट जाए, और सारे पाकिस्तान मुसलमानों की भी, और अपने दोबारा कामों में दोबारा लग जाए अच्छे। और मैं ये भी सोच रहा था, एक तो बड़ा क्रेडिट है उन लोगों के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स हजरात को सलूट है, वो लोग फ्रंट पे बिल्कुल लड़ रहे हैं इसके साथ। बाकी ये सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सहाफी हैं, और वो लोग जो ड्राइवर हजरात जो चीजें पहुंचा रहे हैं एक दूसरी जगहों पे, वो भी, उनके भी बच्चे हैं, सब फैमिली वाले, सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। एक तबका अभी भी हमारे मुआशरे में ऐसा है, पिछले दिनों देख रहा था कि चीजें कुछ महंगी हो रही, तो देखिए अल्लाह और रसूल की जिसने नहीं मानी वो वज़ीर आज़म की कहाँ मानेंगे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचेंगे। तो ये बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी ऐसे, मतलब नहीं। और आप देखिए कि 180 डिग्री राशिद साहब बिल्कुल एक फ़र्क आया हमारी ज़िंदगियों में। मैं किसी से बात कर रही थी कि अगर हमें लगता था कि फ़ासले अब कोई मायने नहीं रखते, अगर हमारे रिश्तेदार जानने वाले कनाडा में हैं तो हमारा जब दिल चाहेगा हम चले जाएंगे, अमेरिका में हैं, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया, फ़ासले हमें सिमटे हुए लगते थे। लेकिन यकायक इस वक्त आप देखें सिनेरियो ये है कि हमारे पास बड़े बड़े जहाज हैं, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद है, लेकिन हम अपने प्यारों के पास नहीं जा सकते। तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला, कुदरत, कायनात हमें मौका दे रही है कि हम अपने रवैयों पे, अपने बिहेवियर्स पे नजरसानी कहें। क्या कहेंगे आप? देखिए, टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ गए थे, यही डिजास्टर का भी बात बनी। हमने सिर्फ लोगों को मिलना, जो अपने करीबी लोगों को मिलना भी छोड़ दिया था, अपने आप से भी मिलना छोड़ दिया था हमने। हाँ जी, हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए। और ये है कि ये चीज डेवलप, अभी देखें, ये इन चीजों की तरफ हम बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं, और सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीजें मिसिंग थी जिन पे हमने कभी गौर नहीं किया। थैंक यू राशिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी मिसिंग थी चीजें, और हमारे लिए ये वक्त है, ये पे, अपने समाजी रवैयों पे, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों पे हम ज़रा नज़रसानी करें। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी फारूक भाई कि मदद कैसे की जाए। तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि अमल का दारोमदार नीयत पे है। अगर आपकी नीयत मदद करने की है तो बेशक आप 1 रुपया दें, 1 घंटा सर्व करें, उसका अजर आपको वैसे ही मिलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं, एक पैकेज में हमारे पास मौजूद है कि किस किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। सम गुड आइडियाज, हो सकता है इसमें से कोई आपके दिल को भा जाए। लेट्स टेक अ लुक। अपनी मदद आपके लिए आप अपने पूरे मोहल्ले में कर सकते हो। सब्जी मंडी से आप जाओ, ये मशीन लेकर आओ, 1900, 2000, 2100 इस तरह आपको मिलेगी। इसमें डिटोल डालो, फिनिश डालो, जो आप बेहतर समझो, डिसइंफेक्ट
वो आप डाल के अपने पूरे गली को, महल्ले को, घरों को आप फ्यूमिगेशन, स्टरलाइज कर सकते हो, सैनिटाइज कर सकते हो। खुद करो भाई, निकलो बाहर, बॉटल्स पानी के अंदर डालो और ये काम कर दो, 1 घंटे में पूरी गली हो जाती है माशाल्लाह। किसी ने अगर मदद की नीयत से किसी के रास्ते से एक पत्थर भी हटा दिया तो आई थिंक ये सदका जारिया है और इसका बहुत आपको अजर मिलेगा। तो इधर पहले फारूक भाई भी ये बात कर रहे थे कि वॉलंटियर्स की टीम्स होनी चाहिए, मोहल्ला कमेटीज़ होनी चाहिए, ये रज़ाकार अगर चाहें तो ड्यूटीज़ बांट सकते हैं। इस वक्त एक चीज़ देखिए अगर फारूक भाई, वाकई 10 बजे किसी भी गली मोहल्ले में आप हों, अज़ान इस्तग़फ़ार लोग खुद अपनी गली के छतों से, अपने घरों से दे रहे हैं, तो इस तरह का काम भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और इतने काम है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी सोच आप थोड़ी सी दे दें तो मतलब ये कि खतरा खतरा दरिया बनता है। ये इस बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए हर एक का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना, उसकी पार्टिसिपेशन, मैं समझती हूँ उससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। देखिए अब खतरा इतना बड़ा है, वेस्ट मैनेजमेंट की हमारे शहर में बात की जाती थी, ये वो वक्त है कि आप वैसे ही स्टेइंग एट होम, लेकिन घर में रहते हुए भी आप वेस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं, आपके घरों से कूड़ा निकल रहा है, कूड़ा कोई जमा भी कर रहा होगा, कोई खाकरोब, लेकिन अगर गली के कोनों में कहीं ये है, उसमें हम अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं? देखिए वो तो कम्युनिटी नेबरहुड जो वॉच एंड वॉट है वो तो खुद इवॉल्व करता है कि हम अपने मोहल्ले को साफ करने के लिए कोई वहाँ वक्ती गार्बेज स्टेशन छोटा सा बनाते हैं, एक बड़ा उसमें कोई कैन इस किस्म का रख दें जिसमें पूरे मोहल्ले का कचरा डाल दें, और वो सैनिटरी वर्कर्स अगर 2-3 दिन के बाद भी आते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो सकती हैं। और पर्सनली मेरे ख्याल में जिम्मेदारी ले लें कि हम कम से कम कूड़ा क्रिएट करेंगे पूरी दुनिया में, रिसाइकिल करें पूरी दुनिया में। आप ये देखें कि लोगों ने बाकायदा ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखें कि इस हफ्ते मैं ज़रा सा भी गार्बेज क्रिएट नहीं करूंगा। उसका तरीका बड़ा सिंपल था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदते थे जो प्लास्टिक बैग में आए, कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे वेस्ट प्रोड्यूस हो। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इन नए तरीकों को अपनाएं, क्योंकि अगर कोरोना के बाद जब हम बाहर निकलेंगे और ये अलग दुनिया है तो इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए हमें भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले जी कैफास कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को साफ रखें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पानी और साबुन मैसर है, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स। लेकिन 20 सेकंड तक हाथ धोने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि 20 सेकंड तक पानी भी बहता रहे। पर भाई पानी की किल्लत को लोग सीरियसली नहीं ले रहे और कराची वाले तो वैसे ही परेशान हैं। हमें इस नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहिए अगर हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में पानी आ रहा है। इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके अंदाजे और आपकी नॉलेज के मुताबिक? देखिए बहुत से इलाकों से तो हर मतलब मुस्तकिल वहाँ शॉर्टेज है, तो वो तो जब नया पानी आएगा फिर वो लाइनों का सिस्टम ठीक होगा और वहाँ तक पानी बूस्ट होगा, वो तो करना है। K4 12 सालों से शुरू नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा अलमिया है जी। कौन कसूरवार है क्या, ये सियासी बहस भी, और इस पे तो हम जाएंगे नहीं अभी, लेकिन वो जितना जल्दी शुरू होगा और उससे पहले 65 मिलियन गैलन यौमिया फराहमी का मंसूबा वो भी शुरू हो जाना चाहिए। और वो भी अगर एक जो है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, अगर वो भी मिल जाए 65 मिलियन, तो उससे भी आपके जो फौरी जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। फिर 4 साल में वॉर फुटिंग पर आपको तीनों फेजेस K4 के साथ कर रहे हैं, 12 साल में 3 फेज आप मुकम्मल करें तो फिर 85 करोड़ गैलन की शॉर्टेज होगी, तो शॉर्टेज तो बढ़ती चली जाएगी। तो इन चीज़ों पर भी साथ साथ नज़र हमें रखनी होगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो हंगामी सूरत हाल, ये इतना बड़ा बहरान हमारे सामने है और प्लस आपको वॉर फिटिंग पे इसके लिए करना है, रमज़ान का महीना है, उसकी आमद है, उसमें पानी की और ज़रूरत पड़ती है। फिर इसी तरीके से गर्मियों के ये जो है सख्त महीने शुरू हो रहे हैं, हीट वेव एक अलग जो है वो हमारे वो बन गई है रेगुलर एनुअल फीचर। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें तो तैयार अब रहना है। इसमें अब बेयकीनी की भी कैफियत है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने आनी ही आनी है। व्हेन यू फीलिंग अ लिटिल डिजेक्टेड तो फिर हम काउंट करते हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स पे जिनकी फॉलोइंग है, जिनका तज्जिया है, एंड दे कैन रियली हेल्प अस आउट। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं कासिम अली शाह। अस्सलाम वालेकुम कासिम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बात लोग सुनते हैं और बड़ा आपकी बातें दिलों पे, जहनों पे लोगों की असर करती हैं। इस वक्त जो बेयकीनी की फिजा है, खौफ का आलम है, लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? ऐसा है कि ये सारा जो खौफ है, मैं कहता हूँ खौफ यकीनी है, सही है ऐसा होना, लेकिन
खौफ को मैनेज करना बड़ा जरूरी है। सही। खौफ एहतियात तक रहे तो ठीक है जी, लेकिन खौफ अगर आपको जिंदगी से दूर कर दे, उम्मीद से दूर कर दे, ईमान से दूर कर दे, तो ऐसा खौफ ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इस हालत में सबसे पहले तो ये समझना है कि ये खौफ और ये सारी जो मीडिया की कंपेन्स चली हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, इसलिए है कि लोग एहतियात कर लें। इसके बाद अब कुछ लोग दुनिया में सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव लोग एक बात जो उनके साथ नहीं, उनका तखय्युल पैदा कर देता है कि शायद उनके साथ हो चुकी है। मैन हुआ था हॉस्पिटल, हम कभी निसाब में पढ़ते थे कि वो बीमारियां जो हुई नहीं है वो लगता था हो चुकी हैं उसके साथ, और सारी बीमारियों का वो मंबा बन चुका है। समझना है कि रियलिटी में, हकीकत में दुनिया का निजाम चलता चला जाएगा। अल्लाह ने चाहा चंद दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और दुनिया जो है वो लर्न कर लेगी, सीख लेगी। मैं तो कहता हूँ कि इस कोरोना के क्राइसिस की वजह से जितने पॉजिटिव चीजें आई हमें वो भी गिननी चाहिए। इससे पहले लोग इतने साफ सुथरे रहने के आदी नहीं थे, हाथ धोने के आदी नहीं थे, नेचर के इतना करीब नहीं थे, फैमिलीज के करीब नहीं थे। किसी ने रुक के सोचा नहीं था कि भाई कभी रुकना भी पड़ेगा, कभी ये सारी की सारी जो एम्पायर हैं वो एक दफा गिर जाएंगी, दोबारा से जिंदगी को शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कासिम, एक आपसे बात पूछना चाहूंगी कि इंसानी फितरत, या कहना चाहिए कि इंसानी नफ्सियात हमें ये दिखाती है कि बेयकीनी का या फियर ऑफ द अननोन तो हमारे सामने है, जो आने वाला कल है उसके लिए हम खौफजदा हैं। लेकिन एक हद से जब ये तजावुज कर जाता है, जब खौफ बढ़ जाता है, तो फिर इंसान जो ना एहतियाती तदाबीर को साइड पे कर देता है, उसको भी दे डोंट पे हीट टू इट, निकल जाता है, रेबल बन जाता है। हम उस नहज तक ना पहुंचे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खुद को समझें, हालात को समझें और रेशन होकर चीजों को सोचें, हकायक पे चीजों को लेकर जाएं। मीडिया का प्रॉब्लम है, मीडिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है और बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया के साथ भी एक डायलेमा है कि अगर एक डेथ होती है और वो पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में चलती रहती है तो कितने लोग नफ्सियाती तौर पे आर्जे का शिकार हो जाते हैं। सही। हमें ये भी देखना है कि जो हुआ है वो किसी एक के साथ हुआ है, उसकी एज देखी जाए, वो लापरवाही कर रहा था, उसको कैसे हो गया, सब चीजों को स्टडी करना चाहिए। और अगर आप महफूज बैठे हैं, घर में हैं, फैमिली को वक्त दे रहे हैं, बच्चों के पास हैं, आप एहतियात करें, अल्लाह आपको महफूज रखेगा। अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे आखिरी सवाल करना है कासिम। कोरोना से मेरे ख्याल में लोग इतना ज्यादा खौफजदा नहीं हैं जितना अपने रोजगार को लेकर, आने वाली बेरोजगारी को लेके, या खुदा ना खास्ता जो हमारी माली नुकसान है उसको सोच रहे हैं कि भाई अगर एक शख्स का कारोबार, उसकी दुकान पिछले 10 रोज से 15 रोज से बंद है तो उसने किराया भी देना है, अपने बिल्स भी जमा कराने हैं। वो तो समझ रहा है कि शायद अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो हफ्ते दफ्ते में मैं तो बैंकरप्सी की तरफ चला जाऊंगा। उन लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? वो कोरोना से नहीं घबरा रहे, वो माली मुश्किलात से घबरा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? इधर कोई एक्सेप्शन है, मैं कहता हूँ कि बड़ा किसी की एम्पायर ऐसी है, बिजनेस ऐसा है जिसमें लोन्स हैं, चीजें हैं, पैसे हैं, किराए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आम बंदे को भाई पहले भी बड़ा कुछ कमाया और आइंदा भी अल्लाह कवर कर देगा, राजी अल्लाह ने रहना है। हमें हद से ज्यादा जिंदगी में बड़ा कुछ मिला होता है, हमारे घर, गाड़ी, चीजें, माल, असबाब, पहले बड़ा कुछ है हमारे पास। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आगे भी बेहतर हो जाएगा। अगर 4 दिन कुर्बानी देनी पड़ गई है, इम्तिहान आ गया है, तो इस इम्तिहान पे पूरा उतरिए। असल बात पता है क्या, जो साथ छोटे छोटे लोग जुड़े उनका ख्याल कीजिए। मैं कहता हूँ अभी भी बड़ी दुनिया ऐसी जिनके काम कारोबार बंद हो जाए फिर भी उनके पास इतना है वो बैठ के खा सकते हैं। वो बैठ के खाने वालों पे लाजिम है जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते, उनका ख्याल करें, अल्लाह बेहतर कर देगा। जब पहले बड़ा कुछ मिला है तो आइंदा भी बड़ा कुछ मिलेगा। बेशक कासिम, मेरे ख्याल में ये ख्याली नुकसान ज्यादा है ना, यानी अगर मैं हर रोज अपनी दुकान से 10,000 रुपए कमाती हूँ और वो 10 रोज तक दुकान बंद है तो मैंने खामखा सोच लिया कि मेरा देखें लाख रुपए का नुकसान तो हो गया है। ये तो हमारे अपने ख्यालात हैं जो हमें एक धक्के में, एक गड्ढे में धक्का दे रहे हैं, उससे कैसे निकले हम? इधर ना उम्मीद असल में वो है जिसके पास ईमान नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हाँ। जो अपनी कामयाबियों को अपना कमाल समझता था। पता ना कि मेरा अल्लाह मुझे देता था, अगर आज ले रहा है तो फिर दे देगा, जिसको यकीन है वो नहीं घबरा रहा। घबराव हो रहा है जिसके अंदर लालच था, घबराव हो रहा है जो जमा करता था, घबराव हो रहा है जो जरबे दे रहा था, घबरा रहा है जो हर वक्त दिमाग में कैलकुलेटर ऑन करता था। जो भी अल्लाह पे भरोसा करता है और उसे यकीन होता है कि भाई खाने को रोटी अल्लाह ने दी ना, कहाँ से उठाया कहाँ अल्लाह ले आया, आइंदा भी बेहतर हालात हो जाएंगे। अच्छा कासिम, आप हमारे साथ ही फोन लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ फारूक भाई भी मौजूद है। फारूक भाई, एक जो बड़ी अच्छी, जैसे ये अच्छाइयाँ गिनवा रहे थे, एक मेरे ख्याल में जो हमारे माशरे में तफरीक हो गई थी, अमीर और गरीब का फर्क था, वो एक तरह से कोरोना आके इक्वलाइज कर देगा। यानी अमीर आदमी समझता था मैं बीमार पड़ूंगा कोई मसला नहीं है, मैं लंदन जाके, अमेरिका जाके इलाज करा लूंगा। अब सारों को पता है जहाँ हो
जो अस्पताल बनाया है, जो अस्पताल में सर्व किया है, उसी में इलाज होगा। देखिए कोरोना को आप कुछ कोई क्रेडिट और दे ना दे, ये क्रेडिट तो उसे आप देंगे ना कि उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, उसने ये तफरीक की लकड़ी से और दुनिया की बड़ी ताकतों को भी लपेट में ले लेना। यूरोप और अमेरिका अगर आज एक फियर बस हो गए, आप देखेंगे उनकी तो सारी हेल्थ केयर सिस्टम उनका भी चैलेंज हो गया। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी सही, और बड़ी ताकतों के लिए भी, खास तौर पर कि वो किस तरह अपनी आइंदा के रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे हेल्थ और एजुकेशन के लिए। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन है तो इस बीमारी के टीके भी बन जाने चाहिए, इलाज, और इस बीमारी के एंटीसिपेटरी जैसे स्मॉल पॉक्स और दूसरी बीमारियों के टीके हैं वो वैक्सीनेशन भी अब आ जानी चाहिए। तो इसी तरह और क्या बीमारियां आ सकती हैं, क्या और चैलेंजेस हैं, तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया को एक दोबारा से सोचना होगा ये जो। लेकिन पता है इसमें हमारा जो वो तफरीक वाला चश्मा है ना फारूक भाई, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने उतारा नहीं है। आप ये देखें मीडिया पे जैसे ही स्पेन, इटली और अमेरिका एपिसेंटर बनता है, हमने ईरान को कवर करना बंद कर दिया। लेकिन जी ये हमारा कल का मौजू होगा, इस पर बात करेंगे। फारूक भाई आपकी आमद का 2-3 बातें मुझे मुख्तसर से करनी है, 10 सेकंड है। अच्छा हाँ। पहले तो ये कि राशन लोगों तक पहुंच नहीं रहा और ये एक बहुत खतरे की घंटी है। लोग बाहर ना निकल आए, हुकूमत को इस पर संजीदगी से सोचना होगा, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जेलों के अंदर लोग 5-5 सालों से हैं, जिसमें मेरे MQM के बहुत सारे असीर ऐसे भी हैं जिनकी जमानत हो सकती है, नहीं चल रहा है, लेकिन वो तो अभी ज्यादा सेफ है ना अंदर। नहीं, अंदर बहुत ओवर क्राउडिंग है। जेल के ऊपर भी एक प्रोग्राम आप कर लें, वहां तो वो रहने के लायक ही नहीं है वो जगह जितनी है। 6000 लोगों को 2000 की कैपेसिटी की जेल में डाली हुई। फ्लैगिंग दैट फारूक भाई, आपने कहा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं कराची में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में हमें जो ना टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए कराची के लिए, राशन लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जेलों में जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे मौजूद हैं, दैट कुड बी अ हैजर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई मौजूद होने का। कासिम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम आपके लिए लाते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स, इनसाइट्स एंड फीचर्स। आपका हमारा साथ रहेगा। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।